नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में अपने को क्या क्या लीव्स मिल सकती है, मतलब परिवीक्षा अवधि में अपने को कौन से अवकाश मिलेंगे और कौन से अवकाश अपने को देर नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आकस्मिक अवकाश की। जो कैजुअल लीव होती है वो मिलती है अपने को। तो जो स्थायी कर्मचारी होंगे, जो परमानेंट हो जाएंगे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद, तो उनको साल में जो है 15 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। मतलब 15 कैजुअल लीव उनको पूरे साल की मिलती है, एक कैलेंडर ईयर की। मतलब कैलेंडर ईयर से मतलब है 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो भी ईयर है उसका। और जो विश्रामकालीन जो विभाग होंगे, जैसे टीचर जिनमें लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग हो गया या अपने न्यायिक विभाग हो गए, इनमें जो कैलेंडर ईयर में जो माना जाएगा उसको अपन 1 जुलाई से और 30 जून तक का मानेंगे। तो उसके हिसाब से उनको आकस्मिक अवकाश दे होंगे। फिर कर्मचारी जो होगा उसको एक बार में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। जो मैक्सिमम जो एक साथ ले सकता है कैजुअल लीव 15 दिन जो है, उसमें से वो एक साथ 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता है। इससे ज़्यादा अवकाश उसको नहीं मिलेंगे। और इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी कैजुअल लीव लिया है और उसके प्रीफिक्स सुफिक्स या बीच में, मतलब आपने 5 दिन का कैजुअल लीव ली है तो उसके पहले या बाद में या बीच में कोई राजकीय अवकाश आ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाती हैं या साप्ताहिक अवकाश आ जाते हैं, मतलब सैटरडे संडे आ जाते हैं, वो उसके बीच में पहले या आगे पीछे कहीं भी हो तो उसमें वो काउंट नहीं होंगे। मतलब 5 दिन ही आपकी कैजुअल लीव मानी जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा, वो उसमें काउंट नहीं होंगे। राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना जो हेडक्वार्टर है या डिस्ट्रिक्ट है वो बिना परमिशन लिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। मतलब इकलौता अवकाश है जो आधे दिन का भी ले सकता है कर्मचारी, मतलब आधे दिन की सीएल उसको मिल सकती है। नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यग्रहण दिनांक से पूर्ण कैलेंडर वर्ष पर 15 आकस्मिक अवकाश दें होंगे। मतलब अपन बात कर लेते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में जो लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, नवनियुक्त कर्मचारी हैं, उनको जो उनकी ज्वाइनिंग होगी उससे पूर्ण कैलेंडर वर्ष पर 15 आकस्मिक अवकाश दे होंगे। मतलब अगर 1 जनवरी को वो ज्वाइन कर लेता है तो पूरे 15 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। लेकिन अगर वो बीच में ज्वाइन करता है, मतलब कैलेंडर वर्ष की अपूर्णता रहती है, तो उस स्थिति में आनुपातिक आधार पर, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको जो कंप्लीट मंथ होगा उसके हिसाब से आकस्मिक अवकाश मिलेगा। मतलब एक कंप्लीट मंथ पे उसको 1.25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। मतलब 1 माह की सेवा करने पर 1.25 आकस्मिक अवकाश दे होगा। फिर महीने में 3 दिन तक 10 मिनट लेट आने वाले कर्मचारी का एक आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा। मतलब नॉर्मली ये अपना 9:30 बजे का टाइम है या 10 बजे का टाइम है, जो भी आपका 6 डे वीक वाले जो ऑफिसेज है उनमें 10 बजे का टाइम है सुबह का, और जो 5 डे वीक वाले जो ऑफिस हैं उनमें 9:30 बजे का टाइम रहता है। तो 9:40 तक या 10:10 के बाद अगर लगातार लेट आते हैं तो महीने में अगर 3 बार से ज़्यादा हो जाता है और क्रॉस लगा दिए जाते हैं तो आपके 1 दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा 3 दिन से होने पे। फिर राजस्थान सेवा नियम खंड 2 के परिशिष्ट 1 के अनुभाग 3 में जो आकस्मिक अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है, उसके हिसाब से राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब जो कैजुअल लीव आप लोगे उसके लिए आपको पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सिर्फ अपवाद स्वरूप जो परिस्थितियाँ होगी उसमें एक्सेप्शनल जो केसेज होंगे उनको छोड़ के बाकी आपको इसकी भी पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के भाग 1 के नियम जो 122 ए है उसके अनुसार राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन कर्मचारी को प्रोबेशन अवधि में किसी अन्य प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं होगा। मतलब कैजुअल लीव के अलावा कोई अवकाश दे नहीं होगा, ये नियम 122 ए में कहा गया है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अवकाश हैं जो प्रोबेशन अवधि में फिर भी मिलते हैं। जैसे प्रसूति अवकाश है, मैटरनिटी लीव जो है वो आपको मिलेगी। जो महिलाएं कर्मचारी होंगी जो प्रोबेशन में है उनको नियम 103 के अनुसार डॉक्टर का प्रमाण पत्र अगर वो प्रस्तुत करती है तो 180 दिन का प्रसूति अवकाश उसको मिलता है। और इसमें प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है, जो प्रोबेशन अवधि होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। और अवकाश पर जाने से पूर्व जो उसको वेतन मिल रहा था उसी रेट पर उसको अवकाश वेतन प्रसूति अवकाश की अवधि में मिलेगा। ऐसे ही फिर उसको जो मेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव भी मिलती है प्रोबेशन अवधि में। तो कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देखभाल हेतु मिलता है।
जो उसके प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के 3 महीनों में लिया जा सकता है। मतलब जो 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा वो जो डिलीवरी होगी उससे 15 दिन पहले से लेके प्रसव के 3 महीने बाद तक का लिया जा सकता है। और इसमें भी आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा और इसमें भी जो सैलरी मिलेगी वो अवकाश पर जाने से पहले जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी मिलेगी। फिर आजकल ये नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है चाइल्ड केयर लीव का। तो जो चाइल्ड केयर लीव है वो सामान्यतः प्रोबेशन अवधि में नहीं मिलती है, फिर भी विशेष परिस्थितियों में यह स्वीकृत की जा सकती है। और अगर ये स्वीकृत की जाएगी तो जो जितनी अवधि के लिए CCL आपको दी जाएगी वो संपूर्ण अवधि आपकी प्रोबेशन को आगे बढ़ाएगी, मतलब आपकी प्रोबेशन उससे आगे बढ़ जाएगा। फिर अब बात कर लेते हैं मन असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब लीव विदाउट पे भी बोलते हैं, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो 30 दिन तक का EOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमें 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने पूरे प्रोबेशन पीरियड में 30 दिन की EOL ली है, असाधारण अवकाश लिया है, तो आपका प्रोबेशन नहीं बढ़ेगा, 2 साल ही रहेगा। लेकिन 30 दिन से अधिक EOL लेने पर संपूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है। मतलब 40 दिन की अगर आपने EOL ले लिया तो 40 दिन आपका प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा। सेवा में लगने से पहले कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी, जो आपका नियुक्ति अधिकारी होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, उससे अनुमति लेकर आप कोर्स पूरा कर सकते हैं। उस अवधि के लिए प्रोबेशन काल में EOL सैंक्शन की जाएगी। मतलब जो आपको छुट्टियां अवकाश मिलेंगे वो आपको असाधारण अवकाश ही मिलेंगे। और इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन काल में आपकी जो प्रोबेशन काल होगा वो पूरा आगे बढ़ेगा। जितनी संपूर्ण अवकाश अवधि आपने ली है उतनी अवधि तक का आपका प्रोबेशन बढ़ जाएगा। परिवीक्षा अवधि में 30 दिन तक का साधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उससे अधिक अवधि का EOL राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। मतलब 30 दिन का तो असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वो सैंक्शन कर सकता है, और 30 दिन से ज़्यादा की जो भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति है वो प्रशासनिक विभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देगा। फिर बात कर लेते हैं उपार्जित एवं अर्धवेतन अवकाश, प्रिविलेज एंड हाफ पे लीव। तो परिवीक्षा अवधि में राजस्थान सेवा नियम के भाग 1 के नियम 122 के अनुसार जो अपन ने बात करी कि और किसी भी प्रकार का जो अवकाश है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें जो PL या HPL जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेगी, या आपके प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद ही मिलेगी। लेकिन यदि कोई कर्मचारी परीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है, मतलब उसने पे प्रोटेक्ट करवा ली है, तो वह अपने पूर्व पद की जमा PL और HPL, मतलब उसके पिछली वाली जो जॉब थी, जो पद था, उसमें जो उसने उपार्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश जो उसने जमा किए थे, जो उसके पास क्रेडिट थे उसके अकाउंट में हैं, उनका उपयोग वो हेड ऑफ ऑफिस मतलब कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नई परिवीक्षा अवधि में कर सकता है। इससे उसके प्रोबेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी प्रोबेशन अवधि आगे नहीं बढ़ेगी। अब कुछ साथियों की क्वेरीज आ रही है कि भाई परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ने पे सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ परीक्षा अवधि आगे बढ़ने पे सीनियरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी सीनियरिटी एज इट इज़ रहेगी। क्योंकि वरिष्ठता जो सीनियरिटी बनेगी वो निर्धारण उसका जो होगा वो चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होगा। जैसे मतलब जिसमें आपका सिलेक्शन ईयर होगा, उस सिलेक्शन ईयर के बाद जो भी 1 अप्रैल आएगी, उस 1 अप्रैल के हिसाब से मेरिट जो आपकी है उस अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी बनेगी और वो ही आगे तक आपकी चलेगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।